हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेड्डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज के सेशन में डिस्कस करने वाला टॉपिक है वेरियस फॉर्म ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। सो वेरियस फॉर्म ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा एच एफ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोले तो क्या है? इट इज द एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन 1 mole of a compound is obtained from its constituent elements, and it is denoted as delta HF. delta HF मतलब 1 mole of a compound, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एलिमेंट के द्वारा फॉर्मेशन हुआ तो सिस्टम में कितना एंथैल्पी चेंजेस होता है, इसको अगर फाइंड करेंगे तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मिलता है। देखिए यहां पे 1 mole ऑफ ए CH4, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलिमेंट लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ फॉर्मेशन हुआ तो सिस्टम में यहां पर 74.8 किलो जूल फॉर मोल एनर्जी रिलीज होता है। इसीलिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 क्या होता है? -74.8 किलो जूल फॉर मोल होता है। ओके ना। और ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। ओके ना। द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड्स आर नाइदर पॉजिटिव और नेगेटिव सिंस हीट इज अब्सॉर्ब्ड और evolved। मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड्स का वैल्यूज नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसमें डेल्टा एच अगर पॉजिटिव रहा तो हीट वहां पे अब्सॉर्ब हो रहा बोल के इंडिकेशन है। अगर डेल्टा एच इज इक्वल टू नेगेटिव रहा, हीट रिलीज हो रहा बोल के इंडिकेशन है। ओके ना। नेक्स्ट वन, अगर हीट ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू मतलब नेगेटिव एंड लार्ज रहा तो जनरली वो स्टेबल प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। देखिए इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज नेगेटिव, मतलब डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। इफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज नेगेटिव एंड लार्ज, इट इज मोर स्टेबल। ओके ना। मतलब जिस केमिकल रिएक्शन का डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव एंड लार्ज रहता है, दैट केमिकल रिएक्शन में स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा यहाँ पे और एक नया वर्ड है स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बोले तो क्या है? देखिए मैं आपको समझा देता हूं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन 298 Kelvin and 1 bar pressure is called standard heat of formation. Standard heat of formation. ओके ना। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने को देखने के लिए मिलेगा। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्सटेंस in elementary form, that is standard state is always 0. तो the standard heat of formation or standard enthalpy of a substance in the elementary form, that is standard state, is equal to 0. For example, graphite and H2O2 S8 metal। फ्री स्टेट में रहने वाले एलिमेंट्स यहाँ पर लाइक कार्बन, मेटल्स एंड एलिमेंटरी फॉर्म में मतलब सेम एलिमेंट के द्वारा बना हुआ मॉलिक्यूल्स लाइक H2O2 S8 का भी
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। देखिए द एंथैल्पी ऑफ ए सब्सटेंस is its heat of formation. Enthalpy of a substance is its heat of formation, which is also called as enthalpy of formation. मतलब जनरली देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी होता है। ओके ना, ये क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट वन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन मतलब 1 मोल ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस को, 1 मोल ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस को एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग करने वाले प्रोसेस को कंबशन कहते हैं। ओके ना, मतलब यहां पे देखो एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या है, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी टेकिंग प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड undergoes complete combustion in the atmosphere of oxygen। मतलब यहां पे 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड को एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग करने की वजह से सिस्टम में टोटल कितनी एंथैल्पी चेंजेस हो रहा है, इसको अगर फाइंड किया तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन मिल जाएगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन मिल जाएगा। इसमें फॉर एग्जांपल यहां पे कार्बन को, तो 1 मोल ऑफ ए कार्बन को एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग करने की वजह से CO2 को प्रोड्यूस करता है। जब एंथैल्पी ऑफ कंबशन का जो वैल्यू होता है -393.3 केल्विन होता है। कितना होता है, -393.3 केल्विन। ओके ना, हीट ऑफ कंबशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। फॉर एग्जांपल आप कोल को बर्निंग करो तो कोई भी कोल को बर्निंग करने की वजह से क्या होता है, तो हीट एनर्जी रिलीज होता है। इसका मतलब वहां पे सारे एंथैल्पी ऑफ कंबशन रिएक्शंस मोस्टली एक्सोथर्मिक कंडीशन में रहते हैं। एक्सोथर्मिक कंडीशन बोलते हीट को रिलीज करता है। देखिए हीट ऑफ कंबशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, मीन्स एक्सोथर्मिक कंडीशन में रहता है। एक्सोथर्मिक कंडीशन में रहने वाले रिएक्शन में जनरली हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ ए सब्सटेंस इज नेगेटिव एंड लार्ज, इट इज लेस स्टेबल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का तो रिवर्स स्टेटमेंट है, मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन का वैल्यू नेगेटिव एंड लार्ज रहा तो वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे। मतलब वो लेस स्टेबल होता है, वो लेस स्टेबल होता है। क्यों, रीजन क्या है, वहां पर लेस स्टेबल होता बोलते वो जल्दी वो कंपाउंड है ना, वो कंबशन में इन्वॉल्व हो रहा है। जल्दी कंपाउंड कंबशन में इन्वॉल्व हो रहा बोले तो स्टेबिलिटी इसकी कम हो गई। तो इफ हीट ऑफ कंबशन ऑफ ए सब्सटेंस नेगेटिव एंड लार्ज, इट इज लेस स्टेबल। तो जिस केमिकल सब्सटेंस का एंथैल्पी ऑफ कंबशन वैल्यू नेगेटिव होकर लार्ज वैल्यू होता है वो कंपाउंड लेस स्टेबल होता है। नेक्स्ट वन, हीट ऑफ कंबशन पर ग्राम ऑफ फ्यूल और फूड इज कॉमनली कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब जनरली फ्यूल का और फूड का हीट ऑफ कंबशन वैल्यू फॉर ग्राम को मेजर करने के लिए कैलोरीफिक वैल्यू यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये भी देखा होगा, एक्सरसाइज बाइक रहते हैं और ट्रेडमिल्स रहते हैं। इसमें मतलब अपन एक्सरसाइज करने के समय अपने फैट कितने बर्निंग होता है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू देते हैं। वहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू के द्वारा वहाँ पर कितना कैलोरीज ऑफ एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है वो बता सकते हैं। वैसे ही मैं यही बताना चाह रहा हूँ, हीट ऑफ कंबशन फॉर ग्राम ऑफ ए फ्यूल और फूड को जनरली मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू यूज करते हैं।
Next important parameter is enthalpy of neutralization. न्यूट्रलाइजेशन बोले तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द बेस के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट को डेवलप करने वाले पैरामीटर को न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। तो मतलब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोले तो इट इज अ चेंज इन एंथैल्पी टेकिंग प्लेस, इट इज अ चेंज इन एंथैल्पी टेकिंग प्लेस when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by 1 gram equivalent of base in dilute solution. Okay ना, dilute solution में 1 gram equivalent of an acid के द्वारा 1 gram equivalent of acid base न्यूट्रलाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट हुआ तो सिस्टम में कितनी एंथैल्पी चेंज हो रहा है, इसको बताने के लिए एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन यूज करते हैं। इसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज कांस्टेंट, बट हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस इज नॉट कांस्टेंट। मतलब अदर देन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो कांस्टेंट नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल देखिए, न्यूट्रलाइजेशन बिटवीन HCl एंड NaOH, यहाँ पे 1 ग्राम इक्वालेंट ऑफ HCl को 1 ग्राम इक्वालेंट ऑफ NaOH के साथ न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। करने के समय ये टोटल कितना एनर्जी को रिलीज कर रहा, माइनस 57.3 किलोजूल फॉर मोल एनर्जी को रिलीज कर रहा है। मतलब 57.37 किलोजूल को ये रिलीज करता है, क्योंकि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH कौन एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो 1 ग्राम इक्वालेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड 1 ग्राम इक्वालेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में डेल्टा H वैल्यू कितना रहता, 57.3। मतलब यहाँ पर 57.3 किलो जूल फॉर मोल एनर्जी रिलीज होता है। फॉर दिस रिएक्शन द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl बाय NaOH इज माइनस 57.3। यहाँ पर माइनस इंडिकेट कर रहा ना, वो रिलीज ऑफ एनर्जी बोल के इंडिकेट कर रहा है। सिंस 1 ग्राम इक्वालेंट ऑफ HCl इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्वालेंट ऑफ NaOH। ओके ना, फॉर एग्जांपल देखो HCl में क्या रहता, H प्लस Cl माइनस, NaOH में क्या रहता, Na प्लस OH माइनस है। इसमें से H प्लस आयन और इसमें से OH माइनस आयन दोनों मिलकर क्या बना रहा है, H2O। मतलब यहाँ पे 1 ग्राम इक्वालेंट ऑफ एसिड 1 ग्राम इक्वालेंट ऑफ बेस के साथ मतलब न्यूट्रलाइजेशन में इन्वॉल्व हुआ तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू कितना रहता है, 57.3। मतलब 50 माइनस 57.3 का मतलब है 57.3 किलो जूल ऑफ एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ये क्लियर हो गए। सो यहाँ पे एक बात याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस इज सेम 57.3। मतलब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा कांस्टेंट रहता बोला ना मैंने, दैट इज माइनस 57.3 है। तो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे लॉस ऑफ एनर्जी। अगर अदर देन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सारे न्यूट्रलाइजेशन में इसका जो वैल्यू है 57.3 किलो जूल फॉर मोल से कम रहेंगे। ओके ना, देखो, but if acid base or both are weak, the heat evolved in neutralization is less than 57.3 kilojoule per mole. Since weak acid and weak bases can only completely ionized by utilizing some heat. For example, एक strong acid है और weak base के बीच में न्यूट्रलाइजेशन करना है तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज होता है, मगर वीक बेस कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता। इसलिए वीक बेस
को अगर स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन करना रहा तो जितना यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड आयनाइजेशन हो रहा है उतना ही क्वांटिटी में वीक बेस भी आयनाइजेशन होना चाहिए। इसीलिए सम एनर्जी वीक बेस को यहाँ पर आयनाइजेशन करने के लिए यूटिलाइज होता है। इसीलिए यहाँ पर अदर देन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ऑल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू 57.3 से कम ही रहेंगे। मतलब 57.3 से कम एनर्जी को रिलीज करता है, क्योंकि वहाँ पे सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज करेंगे। अगर वीक बेस रहा तो वीक बेस को आयनाइज करने के लिए, या वीक एसिड रहा तो वीक एसिड को आयनाइजेशन करने के लिए। ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा कांस्टेंट होता है, 57.3 की बराबर है। मतलब -57.3 इसलिए रिप्रेजेंट करते उतना एनर्जी को रिलीज करेंगे। अदर देन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वैल्यू जो होता है 57.3 से कम रहता है। इसके बाद देखिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोले तो क्या है? फ्यूजन का मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ, इट इज अ process of conversion of one mole of a solid completely into liquid। मतलब फ्यूजन का मतलब प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड। सो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोले तो क्या है देखते हैं। यहां पे देखो 1 मोल ऑफ H2O सॉलिड फॉर्म में है। H2O सॉलिड फॉर्म में रहा तो क्या बोलते? आइस बोलते। H2O को कंप्लीटली H2O सॉलिड फॉर्म को H2O लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर डेल्टा H फ्यूजन वैल्यू होता है 6 किलो जूल फॉर मोल। तो इसलिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होगा? इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस कंप्लीटली इनटू द लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ओके ना, मतलब मेल्टिंग पॉइंट के कंडीशन में 1 मोल ऑफ ए सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होने वाली हीट एनर्जी को एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मानते हैं। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। मतलब वेपराइजेशन बोले तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर। मतलब यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोले तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्शन ऑफ 1 mole of the liquid substance completely into the vapors at the boiling point, at a boiling point। मतलब 1 mole of a liquid को boiling point के कंडीशन में completely वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे देखिए 1 mole of H2O लिक्विड फॉर्म को 1 mole ऑफ H2O गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 40.6 किलो जूल फॉर मोल एनर्जी लग रहा है। नेक्स्ट वन इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। सो एग्जैक्टली व्हाट इज मीन बाय एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन? It is the change in enthalpy taking place. It is the change in enthalpy taking place when 1 mole of anhydrous substance undergoes complete hydration. Complete hydration मतलब 1 mole of anhydrous substance को तो हाइड्रेटेड फॉर्म में लाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सिस्टम में चेंजेस होता है, इसको फाइंड करने वाले पैरामीटर है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन। देखिए यहाँ पे 1 मोल ऑफ एनाहाइड्रस CuSO4 को वाटर में 1 मोल ऑफ CuSO4 को
एनहाइड्रस फॉर्म में रहने वाला CSO4 को वाटर ऐड करके मतलब हाइड्रेटेड फॉर्म में रहने वाले CSO4 में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर 78.2 किलो जूल्स रिलीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गए, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड सेंट्रल मेटल आयन. Its value can be found out from enthalpy of solution of the anhydrous salt and the hydrated salt during the process of dissolution. Anhydrous salt the hydration as well as dissolution takes place. So enthalpy of solution of anhydrous salt is equal to enthalpy of hydration of anhydrous salt plus enthalpy of solution of hydrated salt. मतलब enthalpy of anhydrous salt को और enthalpy of solution of hydrated salt को मिलाने से enthalpy of solution of anhydrous salt कितना है अपने को पता चल जाता है, ठीक है ना. अब हीट ऑफ आयनाइजेशन, तो हीट ऑफ आयनाइजेशन का मतलब क्या है. देखिए कोई भी 1 मोल ऑफ ए एलिमेंटरी फॉर्म में रहने वाले आटम को, एलिमेंटरी फॉर्म में रहने वाले आटम को पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को भी आयनाइजेशन बोलते हैं. हीट ऑफ आयनाइजेशन बोले तो यहां पर देखिए दो तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं. द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्शन ऑफ 1 mole of gaseous atom into positively charged ion, or the amount of heat energy which is required to conversion of 1 mole of weak acid or weak base into their ions is called enthalpy of ionization. For example देखो weak acid है CH3COOH, वो आयनाइज होकर क्या देता है CH3CO- एंड H+. और दूसरा ये है, अभी देखो मैं आपको समझा देता हूं कि सोडियम आटम को Na+ आयन में कन्वर्ट करेंगे एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, वहां पे करीबन कितना एनर्जी लगता, 494.4 किलो जूल फॉर मोल एनर्जी लगता है. ओके ना. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मतलब प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ सॉलिड इनटू द गैस. It is the amount of heat energy required to conversion of 1 mole of a solid substance completely into the vapors is nothing but the enthalpy of sublimation. Okay ना. So यहाँ पर देखिए 1 mole of a आयोडीन को सॉलिड फॉर्म में से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए करीबन 62.4 किलो जूल फॉर मोल एनर्जी चाहिए. ओके ना. और एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, 1 अलोट्रोपिक फॉर्म को अनदर अलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्शन करने के लिए टोटल कितना हीट एनर्जी वहां पर लगेगा, इसको फाइंड किया तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन मिलता है. इट इज द हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस अंडरगोस transition from one allotropic form to another form. For example, rhombic sulfur को मोनोक्लिनिक सल्फर में कन्वर्ट करने के लिए 2.5 किलो जूल फॉर मोल एनर्जी चाहिए. ओके ना. यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बोले तो क्या है, 1 मोल ऑफ ए सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए टोटल कितना हीट एनर्जी चाहिए, इसको फाइंड किया तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मिलता है. एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन बोले तो 1 मोल ऑफ ए
वन एलोट्रोपिक फॉर्म को अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म में चेंज करने के लिए कितना हीट एनर्जी लगेगा, इसको फाइंड किया तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन मिलता है। Hess law of constant heat summation is a very important concept है। So according to Hess law क्या स्टेटमेंट दिया है देखते हैं। It states that the heat of a reaction or the enthalpy change in chemical reaction depends upon initial state of reactant and final state of product and independent of the path by which the reaction is brought about। इसका मतलब है change in enthalpy of a chemical reaction, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ ए सिस्टम पे डिपेंड करता है, बट सिस्टम की पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसीलिए केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हुआ या सब सीरीज ऑफ स्टेप में कंप्लीट हुआ तो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम सेम रहेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू एस्ला क्या स्टेटमेंट है, change in enthalpy of a system remain constant whether the reaction should be proceed in single step or some several step, because change in enthalpy of a system only depend करता है initial state and final state of a system, but path पे depend नहीं करता है। देखो मैं यहां पे और एक भी स्टेटमेंट है, द एस लॉ कैन बी आल्सो स्टेटेड एज द चेंज इन एंथैल्पी और द एंथैल्पी चेंज फॉर द केमिकल रिएक्शन इज सेम रिगार्डलेस ऑफ द पाथ बाय विच द रिएक्शन अकर्स। इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। देखिए इसलिए यहां पे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 डैश 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 डेल्टा Hn। ओके ना, सो देखते हैं आगे। फर्स्ट वन एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूं। Formation of D from A. First one, formation of D from A in single step। देखिए ए डायरेक्टली यहां पर डी में कन्वर्ट हो चुका है। जब डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या रहता, क्यू किलो जूल फॉर मोल है। मतलब यहां पे डी ए के द्वारा बना है ओनली वन स्टेप में। सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ डी from A in three steps. One is A Q's raised to B, delta H1 is equal to Q1 kilojoule for mole. Second is
B is converted into C. Delta H2 is equal to Q2 किलोजूल फॉर मोल. C D में कन्वर्ट हुआ, देन डेल्टा H3 इज इक्वल टू Q3 किलोजूल फॉर मोल. ओके ना. इसका कंडीशन को आप देखिए, यहां पर पहला स्टेप में ए बी में कन्वर्ट हो गया, बाद में बी सी में कन्वर्ट हो गए, सी बाद में डी में कन्वर्ट हो गए. इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे. बी और बी कैंसिल, सी और सी कैंसिल, ए गिव्स राइज टू डी. तो अकॉर्डिंग टू हेस्ला डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या रहता, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3. सो देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3 हो गए. अकॉर्डिंग टू एस लॉ. तो यह डेल्टा H का मतलब क्या था, Q. दैट इज Q इज इक्वल टू क्या होगा, Q1 प्लस डेल्टा H1 बोले तो Q1, H2 बोले तो Q2 और H3 बोले तो Q3. इट इज क्लियर. देखो यहां पे रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हुआ और मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हुआ, चेंज इन एंथैल्पी सेम है. तो इसको बेटरली अपन समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के जरिए. और एक एग्जाम्पल के जरिए देखिए, फॉर्मेशन ऑफ CO2 का देखेंगे. फर्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ CO2 इन वन स्टेप. देखिए C प्लस O2 गिव्स राइज टू CO2. कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर CO2 बनाया है. जब डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 393.3 किलो जूल्स एनर्जी है, लॉस हुआ था. सेकंड वन, फॉर्मेशन ऑफ CO2 इन टू स्टेप्स. फर्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ CO बनता है. कैसे देखिए, कार्बन ने 1/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर CO बनाया है. डेल्टा H1 इज इक्वल टू माइनस 110.5 किलो जूल एनर्जी. सेकंड वन, बना हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड अनदर 1/2 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्ट हुआ. तो रिएक्ट हुआ तो CO2 में कन्वर्ट होता है. जब डेल्टा H2 इज इक्वल टू माइनस 282.8 किलो जूल एनर्जी लॉस हो गए. इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे अपन. ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे.
CO cancel. C plus O2 gives rise to CO2. Then delta H क्या है देखेंगे. According to Hess law, according to Hess law, according to Hess law, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2. डेल्टा H1 कितना है, -110.5 प्लस इंटू माइनस ऑफ 282.8. ये क्या होगा, -110.5 माइनस 282.8 है. डेल्टा H इज इक्वल टू -393.3 आएगा. मतलब यहां पे आप ऑब्जर्वेशन करो, फॉर्मेशन ऑफ CO2 इन द सिंगल स्टेप -393.3 किलो जूल्स एनर्जी था. फॉर्मेशन ऑफ CO2 इन द टू स्टेप उतना ही आया. मतलब केमिकल रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हुआ और मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हुआ, चेंज इन एंथैल्पी में कोई फर्क नहीं आ रहा है. ओके ना. और इसका एप्लीकेशन देखते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ Hess law. Okay. First one, Hess law is used to Hess law is used for first one to calculate heat of formation, combustion, न्यूट्रलाइजेशन. और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ETC. मतलब हीट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है. जितने भी अपन वेरियस फॉर्म ऑफ एंथैल्पी पढ़े हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए. टू कैलकुलेट heat of reactions, calculate heat of reactions which may not takes place normally और डायरेक्टली. हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए काम में आता है. ओके ना. जनरली नेक्स्ट वन, टू कैलकुलेट, नेक्स्ट एप्लीकेशन, Hess law is used to calculate heats of एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, स्लोली चलने वाले रिएक्शंस, और एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शंस, वेरी फास्ट चलने वाले रिएक्शंस का हीट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए भी काम में आएगा. फोर्थ एप्लीकेशन,
to calculate enthalpies of reactant and product. ओके ना, इसके अलावा टू कैलकुलेट लाटिस एनर्जी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड का लाटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए काम में आते हैं। लाटिस एनर्जी बोले तो क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of a solid substance into their oppositely charged gaseous ions, or it is the amount of energy which is released when 1 mole of ionic compound is obtained from oppositely charged gaseous ions. ये दो प्रकार के डेफिनेशन होता है, मतलब 1 mole ऑफ आयनिक सॉलिड को ऑपोजिटली चार्जड आयंस में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होने वाले एनर्जी। ओके ना, सो ये पूरा इसको जनरली अपन लाटिस एनर्जी बोलेंगे, मतलब लाटिस एनर्जी ऑफ द आयनिक सॉलिड को फाइंड करने के लिए भी काम में आ रहा है। सो आप लोग एस लॉ ऑफ कांस्टेंट डीट समेशन की स्टेटमेंट और एग्जांपल और एप्लीकेशन कंपलसरी पढ़ना है।